Hello friends and welcome back to our channel Banaresiya. So hope you have already subscribed our channel, and today we are going to start our paper 1 for UGC NET Yoga with the chapter communication as per the syllabus. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया. सो कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस, which means to make common or to share or to transfer things or information in this purpose. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट से आया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, किसी चीज़ को शेयर करना या किसी चीज़ को कॉमन कर देना, जो कि हम कम्युनिकेशन के दौरान इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, शेयरिंग, ये सब हम करते हैं. Then definition of communication. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. It essentially is a bridge of meaning between two people. मतलब communication क्या है? Information की sharing और जो कि दो लोगों के बीच में understanding create करती है, ठीक है. और एक bridge है जो दो लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाती है. इसके अलावा ऑल कम्युनिकेशन इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, गिविंग और रिसीविंग मैसेजेस. मतलब जितनी भी टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, जो कि हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितनी भी टाइप की कम्युनिकेशन होती है सब में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, ठीक है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी एक सोशल एक्टिविटी है कम्युनिकेशन, और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन अनदर और मोर पीपल मीन्स वो दो लोगों के बीच की भी कम्युनिकेशन हो सकती है या एक से ज़्यादा लोगों की, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों की भी, जैसे मास कम्युनिकेशन एक एग्जांपल है, वो भी हो सकती है. अदर देन दिस, मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का? तो मीनिंग, कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन. जैसे कि हमने देखा कि जो वर्ड जहाँ से डिराइव हुआ है कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट से, उसका मतलब ही यही होता है लैटिन में. और द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स और रिक्वायरमेंट्स, इसको भी हम कम्युनिकेशन का मीन्स ही मानते हैं. देन कम्युनिकेशन इज़ देयर फॉर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा बाय द वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और राइटिंग. मतलब कम्युनिकेशन में हम, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? फैक्ट, इंफॉर्मेशन, थॉट्स या उसको शेयर करना. तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ जो है वो शेयर करते हैं बाय मीन्स ऑफ बोल के या सिग्नल दे के या फिर लिख कर. इन तीन तरीके से हम शेयर करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है. इसके अलावा कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस, वर्क्स वेल विथ फीडबैक एज इट हेल्प्स टू कन्फर्म दैट इंटेंडेड मैसेज हैज़ बिन सक्सेसफुल. मतलब कम्युनिकेशन एक दो वे प्रोसेस है, मतलब सेंडर और रिसीवर. और मतलब सेंडर जो है, जैसे मुझे कुछ बताना है तो हम कम्युनिकेशन दे रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, या हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू. अब आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? टू वे प्रोसेस हो जाएगा कि मैंने जो चीज़ शेयर करी, मैंने जो अपना एफ़र्ट दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है. तो उससे मुझे समझ आएगा कि हाँ, मेरा वीडियो अच्छा है, नहीं है, मुझे और कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है अपने अंदर, ये सब चीज़ें. तो ये इसलिए एक टू वे प्रोसेस माना जाता है. और क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस ही है, क्योंकि वहाँ पे टीचर अपना नॉलेज शेयर करता है और बच्चों से रिस्पॉन्ड चाहता है, या बच्चे अपना क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं, तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं. देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन. रिटन जो है उसको ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. कुछ क्लासिफिकेशन में रिटन को एक अलग टाइप माना जाता है, कुछ पे नहीं माना जाता है. तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइक यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है ये, इसीलिए तो उनको अलग क्लासीफाई किया गया है आंसर की में. तो वर्बल, जिसमें हम बोल के, लैंग्वेज यूज़ करके, सिंबल यूज़ करके बताते हैं, चाहे हम लिख के बताएं चाहे हम बोल के बताएं. नॉन वर्बल मतलब हमारा बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ये सब कैसे एक कम्युनिकेशन को एड करती, क्योंकि जो मेजर पार्ट होता है आपकी कम्युनिकेशन का वो होता है नॉन वर्बल सेक्शन, ठीक है. ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो गुड कम्युनिकेटर के साइंस क्या होंगे? वो ऑर्गेनाइज होगा, जो भी कम्युनिकेशन का मीन्स यूज़ कर रहा है, तरीका यूज़ कर रहा है, मैसेज कैसे दे रहा है, कौन सा मीडियम यूज़ करके दे रहा है. तो स्टे ऑर्गेनाइज एंड मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम.
जिस भी तरीके से, जिस भी चैनल से, जिस भी मोड से वो मैसेज शेयर कर रहा है उस पर वो एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेटर की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टूडेंट जो है वो इफ़ेक्टिव लिसनर होते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स को, या क्लासरूम टीचिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शंस एंड एकेडमिक लेसन्स, कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और किन किन टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन एक क्लास में या ड्यूरिंग कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ये जो है टीचर को या लर्नर को पता होनी चाहिए। देन एक इन जनरल प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का यहाँ बनाया हुआ है डायग्राम। तो ये हमारा सेंडर है जो कि आइडियाज़, थॉट्स जो भी उसको शेयर करना है वो एनकोड करता है और उस मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, किसी तरीके से वो शेयर करता है। और जो रिसीवर होता है वो अपने परसेप्शन, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करता है और फिर उसका कंक्लूजन निकाल के, या उसको कुछ पूछना रहता है या उसका निष्कर्ष निकाल के वो फीडबैक देता है सेंडर को। दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन और द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से हैं? सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है, और मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो मैसेज शेयर हो रहा है और किस तरीके से शेयर हो रहा है, जिस मीडियम को यूज़ करके शेयर हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे सेंडर है, ठीक है, मेरा मैसेज क्या है, हम कम्युनिकेशन चैप्टर आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, किस मीडियम से पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू। और रिसीवर कौन है? स्टूडेंट्स। और जो कमेंट्स में को आएंगे वो मेरे होंगे फीडबैक। ओके, सो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसी को एक फ्लो चार्ट, जो ऊपर हमने फ्लो चार्ट देखा, उसी के इम्प्रूव्ड फॉर्म में भी बनाया गया है। कैसे? एक सेंडर है, वो एनकोड करता है, जो भी इसके आइडिया थॉट है वो शेयर करता है मैसेज के फॉर्म में किसी मीडियम के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू। रिसीवर उसको डिकोड करता है, ठीक है, और फीडबैक देता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है नॉइस, जिसको हम खराबी मान सकते हैं। ठीक है, नॉइस किसी भी तरीके का, जैसे कि सपोज़ अगर ये लाइव क्लास होती, ठीक है, और मेरा नेटवर्क जो है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, किसी भी रीज़न से, सीज़न की वजह से, वेदर की वजह से, या फिर मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, तो वो क्या होता? वो नॉइस होता उस चैनल में। जब भी उस मीडियम या उस तरीके ऑफ शेयरिंग में कोई ख़राबी होगी तो उसे हम नॉइस का नाम देते हैं कम्युनिकेशन पढ़ते वक्त। विद द चेंज इन चैनल वेज कम्युनिकेशन चेंजेस, मतलब जिस तरीके को, जिस चैनल को यूज़ करके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का मेथड और जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मैसेज टाइप करके लिख रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन का वे चेंज हो जाएगा। अगर हम फेस टू फेस बात करें तो वो कम्युनिकेशन अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन चैनल यूज, कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से जो है फ्रीक्वेंटली लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ना एक क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से आ ही जाता है। ठीक है, तो 3 मॉडल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पुराना मॉडल है लीनियर मॉडल, जिसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के वो बताए गए हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन इंटरैक्टिव मॉडल उससे थोड़ा डेवलप हुआ मिड एरा में। देन ट्रांजैक्शनल मेथड, जो कि हम आज यूज़ करते हैं, जो न्यूएस्ट या लेटेस्ट मेथड। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मेथड या फिर लीनियर मेथड कौन सा है जो सबसे पुराना है? वो था सबसे सिंपल और वन वे मेथड। तो कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होता है, अगर वन वे है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, और इस लीनियर मेथड में कम्युनिकेशन को एक थिंग की तरह माना गया था, तो एक चीज़ है कम्युनिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे 4 कंपोनेंट थे आपका, सेंडर, मैसेज और इन्फॉर्मेशन, चैनल और रिसीवर। नो फीडबैक, नो नॉइस। ठीक है, देन आया इंटरैक्टिव एरा, यानी कि इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन का एरा आया, जहाँ पे बताया गया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ वेयर बोथ पार्टिसिपेंट वेदर द ह्यूमन और द मशीन और द आर्ट फ्रॉम फॉर्म आर एक्टिव and can have effect on one another with the concept of feedback which is dynamic, two-way method। और कम्युनिकेशन जो है सेंडिंग और रिसीविंग दोनों को माना गया। मतलब जो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन का एरा आया या मॉडल आया, उसमें क्या माना गया? कम्युनिकेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ से होता है।
ठीक है। यहाँ पे फीडबैक को एक इम्पॉर्टेंस दी गई और सेंडिंग और रिसीविंग को कम्युनिकेशन माना गया। मतलब जब सेंड होगी इन्फॉर्मेशन और रिसीव होगी तब वो कम्युनिकेशन को पूरा करेगी, ऐसा माना गया। यहाँ ऊपर सिर्फ सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ को कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल में माना गया था, बट यहाँ पे जो है वो बाई डायरेक्शनल कंसेप्ट आ गया। थर्ड कंसेप्ट है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो इंट्रैक्शन इन टू डायरेक्शन आर कंसिडर्ड टुगेदर, ठीक है। टू डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर टू रिसीवर, और रिसीवर जो है उसको वापस सेंडर को फीडबैक दे रहा है, दैट इज़ जो कि इंटरेक्टिव सेशन में भी हमने देखा। इसके अलावा कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रेटेड इन आवर सोशल रियलिटीज़, एग्जाम्पल क्लासरूम। तो कम्युनिकेशन को एक बहुत अहम हिस्सा माना गया हमारी सोशल लाइफ का, जैसे कि क्लासरूम एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल है और कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, चाहे बच्चों में आपस में, टीचर और बच्चों में, ठीक है। तो ये एक सोशल रियलिटी है, सोशल हमारी स्किल है कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे माना गया। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ नॉइस जो है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल में आया। कंसेप्ट ऑफ नॉइस मोस्ट अपडेटेड जो चीज़ थी वो, और यहाँ पे कम्युनिकेशन को एक फ्लूइड की तरह माना गया, साइमल्टेनियसली होता है, जो किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दो और चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट आई कि कम्युनिकेशन कभी भी 100% नहीं होता है, जो कि आज तक हम इस रियलिटी को मानते हैं, कभी भी 100% एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं होता है, और सम अमाउंट ऑफ नॉइस जो है, सम अमाउंट ऑफ उस चैनल में कमी जिससे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट मानी जाती है कम्युनिकेशन में। इसके बाद जो है इन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे, ट्रांसमिशन या लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल के बेसिस पे ही बहुत सारी थ्योरीज़ को जो है वो ग्रुप्ड अप किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिकल कम्युनिकेशन मॉडल में जो है एरिस्टोटल और बिट्जर्स की थ्योरी यहाँ पे लगाई गई है, जिसको मॉडल ऑफ प्रूफ बताया गया था, जो एरिस्टोटल ने दिया था, और इन्होंने रियोटोरिक मतलब किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो यहाँ पे बताया गया था, और बिट्जर ने उन्हीं को थोड़ा सा एक्सपैंड किया और रियोटोरिकल जो सिचुएशंस है उनके बारे में बताया। देन अर्ली लीनियर मॉडल्स कौन से थे, लासवेल के, जो कि 1948 में दिया गया था। कुछ पेपर्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें ईयर पूछे गए हैं, या ईयर जो है वो मेंशन है ऑप्शंस में, इसीलिए यहाँ पे ईयर को हाईलाइट करके लिखा गया है। होप कि आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो अर्ली लीनियर मॉडल में आते हैं आपके लासवेल्स, शैनन एंड वीवर मैथमेटिकल मॉडल, बर्लोज सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर मॉडल, जो कि 1960 में दिया गया था, और स्क्रैम्स मॉडल जो कि इंटरैक्टिव मॉडल है, जो कि 1954 में दिया गया था। देन नॉन लीनियर मॉडल्स कौन कौन से हैं, डांस हेलिकल स्पाइरल मॉडल, जो कि 1967 में दिया गया था, वेस्लीज एंड मैकलीन्स कंसेप्चुअल मॉडल, जो कि 1957 में दिया गया था, और बेकर्स मोसाइक मॉडल, जो कि 1968 में दिया गया था। फिर आया मल्टी डायमेंशनल मॉडल, जो कि रश एंड बेटसन ने दिया था, फंक्शनल मॉडल 1951 में, बार्नरूट्स ने दिया था ट्रांजैक्शनल मॉडल 1970 में। तो हम इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा लीनियर मॉडल, और उसमें सबसे पहले आता है लासवेल्स मॉडल, जो कि कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हेरोल्ड डी लासवेल द्वारा दिया गया था। ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था कि लासवेल मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो हेरोल्ड डी लासवेल ने 1948 में लासवेल मॉडल दिया था, और इसके 5 कंपोनेंट थे। हु मतलब कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फॉर्मुलेट कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है मतलब क्या मैसेज दे रहा है, कंटेंट ऑफ मैसेज, किस मीडियम से दे रहा है, किसको दे रहा है यानी रिसीवर कौन है, और उसका इफ़ेक्ट क्या है या आउटकम क्या है उस मैसेज का। ये 5 कंपोनेंट इस मॉडल के माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा आया एरिस्टोटल्स मॉडल, जो कि मॉडल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन था। फर्स्ट मॉडल है बिकॉज ये 300 BC में दिया गया था, एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल कम्युनिकेशन मॉडल्स। मतलब जो एरिस्टोटल का मॉडल है वो ऑलमोस्ट सारे कम्युनिकेशन मॉडल द्वारा एक्सेप्टेड था, और मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल भी इसको माना जाता था।
और इसमें फोकस किया गया स्पीकर में, यानी कि जो सेंडर है उस पर, और वो क्या स्पीच दे रहा है, क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है, उस पर इम्पोर्टेंस दिया गया। और इसके भी अगेन 5 एलिमेंट्स हैं या 5 कंपोनेंट हैं, वो है स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है शैनन एंड वीवर मॉडल, जो कि 1949 में क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर के द्वारा दिया गया था। ये दोनों ही जो थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, और इनके मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है टेक्सटिंग का कंसेप्ट समझाया, जो हम मैसेजेस करते हैं उसका कंसेप्ट समझाया। इसके अलावा ये दोनों ही जो है वो टेलीफोन इंडस्ट्री में काम करते थे, तो इन्होंने कम्युनिकेशन को एक टेक्नोलॉजिकल व्यू दिया। और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम्स में होते हैं डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं मॉडल्स के। तो फेस टू फेस डायनेमिक्स के बारे में इन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने टेक्स्ट की बात की थी। ऑब्वियसली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, और टेक्स्ट जब भी हम करते हैं तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेक्शन आता ही नहीं है। और फीडबैक इसमें जो है वो लेटर मॉडल में ऐड किया गया था, बट इनिशियली जब ये मॉडल प्रपोज हुआ था तब इसमें जो है फीडबैक का कंसेप्ट ऐड नहीं किया गया था। तो ये शैनन मॉडल का हम अगर फिगर देखें या डायग्राम देखें, तो सेंडर दैट इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स, एनकोडर मतलब ट्रांसमिट की गई ट्रांसमीटर का यूज़ करके, और चैनल किस मीडियम से की गई और नॉइज़ कितना था, और रिसेप्शन यानी कि डिकोडर कौन था, और डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर तक वो कितनी बात पहुंची, ये इस मॉडल में बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को जो है वो 3 लेवल पे डिफ़ाइन किया, टेक्निकल प्रॉब्लम, सिमेंटिक प्रॉब्लम और इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप कितनी एक्यूरेसी से उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, और उस चैनल या मीडियम में कितनी एफिकेसी है, क्या कितना एफिशिएंट मीडियम और चैनल आप यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को बता पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो है इवन अभी भी टेलीफोन्स यूज़ किए जाते हैं, बट मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन में बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे ही जनरली टेलीफोन का यूज़ अप किया जाता है। तो वहाँ पे जो है टेलीफोन के केबल्स अगर टूट जाते थे या फिर ख़राब हो जाते थे, तो टेलीफोन जब भी हम बात करते थे तो आवाज़ आती थी, इंटरप्शन होता था, नॉइज़ क्रिएट होता था। तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे मानी जा सकती। मतलब जब भी मीडियम में या चैनल ऑफ कन्वेइंग में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अगर नेटवर्क नहीं है तो वो एक टेक्निकल इशू होगा, ठीक है। देन सिमेंटिक का मतलब ही होता है मतलब, मीनिंग। तो व्हाट सेंडर वांट्स टू एक्सप्लेन एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड, मतलब क्या सेंडर बोलना चाह रहा है और क्या उसका इंटरप्रिटेशन रिसीवर निकाल रहा है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के। ये भी एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेटर कुछ और कहना चाह रहा हो और जो रिसीवर है वो कुछ और समझ रहा हो। जनरली टेक्सटिंग जब भी हम करते हैं या मैसेजेस में जब भी हम बात करते हैं तो ये इशू होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, तो इंटरप्रिटेशन जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। देन इफ़ेक्टिवनेस, उस मीडियम, उस तरीके को, वो तरीका कितना इफ़ेक्टिव था आपकी बात को पहुंचाने में रिसीवर तक। एक्सटेंड टू विच रिसीव मीनिंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ रिसीवर इन द डिज़ायर्ड मैनर बाय सेंडर थ्रू एनी चैनल, मतलब कितना इफ़ेक्टिवली वो बात जो है आपके रिसीवर तक पहुंची और उस बात पे जो भी आउटकम आना था वो आया। तो ये हम 3 कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो शैनन एंड वीवर के मॉडल में देखी गई थी, बताई गई थी। देन बर्लोज सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर मॉडल। तो ये बेसिक मॉडल था जो कि डेविड बर्लो के द्वारा दिया गया था 1960s में, और पोस्टुलेटेड एफएमसीआर मॉडल फ्रॉम शैनन और वीवर मॉडल, मतलब इन्होंने शैनन और वीवर मॉडल्स को ही थोड़ा सा एक्सपैंड किया अपने तरीके से, और यहाँ पे फैक्टर्स बताए जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिलेट करते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मतलब एक कम्युनिकेशन के दौरान इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है सेंडर और रिसीवर का, वो कैसे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है वो इन्होंने बताया। और इन्होंने फोकस किया ऑन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग
which happens before the sender sends the message and receiver receives the message. मतलब sending और during the sharing of that information through communication, sender और receiver क्या encode करते हैं अपने आइडिया को, कैसे बताते हैं, और रिसीवर कैसे उसको परसेप्ट करता है, इन दोनों की इन्होंने बात की है, इस पर ज़्यादा फोकस दिया है. 4 कंपोनेंट थे इस मॉडल में, जो कि थे सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, और ईच कंपोनेंट जो है डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया. इसके अलावा इस पर्टिकुलर बर्लोज मेथड का क्या ड्रॉबैक था, क्योंकि इसमें फीडबैक का कोई कंसेप्ट नहीं बताया गया, नॉइस और बैरियर नहीं बताए गए, टू वे कम्युनिकेशन का कोई आइडिया नहीं बताया गया. देन द पीपल मस्ट हैव सिमिलर फैक्टर्स या सिमिलर जो है वो फीचर्स होने चाहिए, ये इनका मानना था, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए. तो इनका मानना था कि जो सोर्स है और रिसीवर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो, उसके जो फीचर्स हो वो सेम होने चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, दोनों के एटीट्यूड, दोनों के नॉलेज, दोनों का सोशल सिस्टम और दोनों का कल्चर. तो इसीलिए इस मॉडल को जो है थोड़ा सा कम एक्सेप्ट किया गया था. देन मैसेज जो है उसका कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोडिंग किस तरीके से की गई है, ये भी उन्होंने बोला कि अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को. और चैनल, लाइक किस टाइप का चैनल है और उसमें कितने सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग. और डिकोडर सेम लाइक सेंडर और रिसीवर की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया था. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट कि हमारे कम्युनिकेशन में जब भी हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, तो वर्ड, सिंबल, साइन, लैंग्वेज, ये सब जो है एक सेम एक्सप्रेशन को डिनोट करता है. जब भी कोई वर्ड लिखा है यानी कि वहाँ पे लैंग्वेज की भी बात हो सकती है, सिंबल की भी बात हो सकती है, साइन, मतलब ये एक तरीका है कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने का. ओवरऑल में उसका ये मीनिंग होता है. देन है विल्बर श्रैम्स मेथड, जो कि फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन स्टडीज़ भी माने जाते हैं, और इन्होंने जो है मास कम्युनिकेशन का कंसेप्ट भी दिया था. तो कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्ड अलॉन्ग अ फ्यू मेजर डायमेंशन, मतलब इन्होंने 5 डायमेंशंस बताए थे या कंपोनेंट्स बताए थे कम्युनिकेशन के. वो थे मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ थिंग आर कम्युनिकेटेड, क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हो. सोर्स, उसका सोर्स क्या है, कौन कम्युनिकेट कर रहा है. देन डेस्टिनेशन, किसको कम्युनिकेट कर रहा है. चैनल, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है. और फॉर्म, किस फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक मैसेज के फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन है, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन हो रहा है. इसके अलावा यहाँ पे 3 रूल्स ऑफ सिमियोटिक रूल या स्टडीज़ बताई गई है, यानी कि स्टडी ऑफ मीनिंग एंड मेकिंग. जब भी हम कम्युनिकेशन की मीनिंग और मेकिंग की बात करते हैं तो वो सिमियोसिस या सिमियोटिक वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे. तो स्टडी ऑफ साइन प्रोसेस एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज सिमियोसिस. तो यहाँ पे 3 जो है लेवल्स बताए गए हैं उसके. सिंटैक्टिक, द फर्स्ट लेवल, फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइन एंड सिंबल, मतलब साइन और सिंबल को कैसे यूज़ किया जाता है वो. देन प्रैग्मेटिक, कंसर्न विथ रिलेशन बिटवीन साइन एंड एक्सप्रेशन एंड देयर यूज़र, मतलब साइन और एक्सप्रेशन और कौन उनको यूज़ कर रहा है, किस तरीके से यूज़ कर रहा है, वो डिफ़ाइन करेगा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस और उसकी मीनिंग क्या होगी. देन सिमेंटिक, रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड सिंबल एंड व्हाट दे शो, और फाइनली उसका मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर साइन और सिंबल का या मैसेज का. देयरफॉर श्रैम मेथड्स में कम्युनिकेशन इज अ सोशल इंट्रैक्शन वेयर एटलीस्ट 2 सोशल इंट्रैक्टिंग एजेंट शेयर अ कॉमन सेट ऑफ साइंस एंड कॉमन सेट ऑफ सिमियोटिक रूल्स. यानी कि श्रैम्स मेथड में ये बताया गया कि एटलीस्ट 2 सोशल इंट्रैक्टिंग एजेंट्स होने चाहिए, सेंडर और रिसीवर, ठीक है, और वो कॉमन सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शेयर करते हों, और उनके मीनिंग के जो रूल्स हैं, मतलब सिमियोटिक रूल्स है, यानी कि जो उसके मीनिंग है, प्रोसेस है, उसको समझते हों. और श्रैम्स मेथड के क्या कंपोनेंट बताए गए हैं. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप उन 2 लोगों के बीच में, तभी वो मीनिंग को डिफाइन कर पाएंगे, राइट. देन इन्फ्लुएंसिंग फील्ड ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जांपल अगर हम श्रैम मेथड को समझना चाहें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं और वो किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक स्ट्रेंजर है. तो वो लोग अपनी कोडिंग में स्लैंग्स जो यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, जिसका मतलब सिर्फ उन्हीं को पता होता है, या हम किसी का कोड वर्ड करते हैं, किसी का नाम कोड कर देते हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं,
ये हम अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशन, मतलब उस पर्टिकुलर जगह हम उस इंडिविजुअल का नाम ना लेके उसका कोडेड नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इन्फ्लुएंसिंग द फील्ड ऑफ रेफरेंस एंड यूज़ ऑफ मेटाफॉर्स, जैसा कि किसी का नाम हमने रखा ही है। तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो स्क्रैम मेथड के जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। एडवांटेजेस क्या था स्क्रैम मॉडल का? सर्कुलर कम्युनिकेशन बताया गया, यानी कि एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया गया। सेंडर और रिसीवर कंपोनेंट थे, फीडबैक का कंपोनेंट इसमें था, और डायनेमिक्स और एवर चेंजिंग मॉडल बताया गया कम्युनिकेशन को, जो कि एक बहुत ही फैक्चुअल और ट्रू थिंग है कम्युनिकेशन की बारे में। डिसएडवांटेज क्या था? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये मॉडल, और जो है इंटरप्रिटेशन जो हुआ इस मॉडल का वो डिपेंड करता है कैसा किसका इंटेंशन है इस पर्टिकुलर मॉडल में, ये हम देखते हैं। तो एनकोडर, इंटरप्रेटर या डिकोडर, जो भी सेंडर है वो मैसेज भेजता है, उसको डिकोड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, या फिर से एनकोड करके उसका मैसेज यानी कि फीडबैक दिया जाता है। श्रैम्स मॉडल का ये डायग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारा मर्फीज़ मॉडल। इस पे अगर हम 2010 के अप्रॉक्स की बात करें, 10 to 20 के बीच में मर्फीज़ मॉडल पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मर्फीज़ मॉडल के जो हैं वो 6 कंपोनेंट बताए गए हैं। क्या क्या? पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। कोई भी स्टिमुली या कोई भी सिचुएशन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रहा है, तो सेंडर क्या करेगा? अपना एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्किल, परसेप्शन, आइडिया को एनकोड करेगा, मैसेज भेजेगा किसी मीडियम के थ्रू, वर्बल या नॉन वर्बल मीडियम के थ्रू, और रिसीवर जो है अपने एक्सपीरियंस, अपने एटीट्यूड, अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको डिकोड करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा और फीडबैक भेजेगा, वर्बल, नॉन वर्बल, किसी भी वे में, ठीक है। ये मर्फीज़ मॉडल था। मर्फीज़ मॉडल जो है वो 3 राइटर्स ने प्रोपाउंड किया था या खोजा था, H.A. मर्फी, H.W. हिल्डब्रांड एंड J.P. थॉमस। इन 3 ने जो है मर्फीज़ मॉडल दिया था, और इनके अकॉर्डिंग, मर्फीज़ मॉडल के अकॉर्डिंग 6 कंपोनेंट है एक कम्युनिकेशन के, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो कि ब्रॉड फील्ड है, जिसमें कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ एक्शन ये इंक्लूड होते हैं, और एवरी मैसेज ओरल और रिटन बिगिनस विद अ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ बताया गया कि एक स्टिमुली, एक कॉन्टेक्स्ट, एक जो बेस है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट कंपोनेंट उसी को बताया गया है। देन हमारा है सेंडर, जो एनकोड कर रहा है उस आइडिया को, उस थॉट को अपने वर्ड्स में, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग और डिज़ायर रिस्पॉन्स के लिए। देन मैसेज, जो कि कोर आइडिया वो शेयर कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है वर्बल या नॉन वर्बल का सिंबल्स का यूज़ करके। देन है मीडियम, किस चैनल के थ्रू वो शेयर कर रहा है, प्रिंटेड वर्ड्स, ईमेल, गेस्चर, साउंड, टेलीफोन, टेक्स्ट, व्हाटएवर इट इज़। देन रिसीवर, जो उसको डिकोड कर रहा है, और जो लिसनर है जो कि उस मैसेज को ले रहा है। फिर आता है फीडबैक, कैन बी ओरल और रिटन, ठीक है, डिपेंड करेगा, और जो सेंडर है उसको फीडबैक की बहुत ज़रूरत है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कम्युनिकेशन फेल हुआ या सक्सेस हुआ। तो यहाँ पे फीडबैक का इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया था मर्फीज़ मॉडल में। नेक्स्ट मॉडल है हमारा थिल एंड बोवीज़ मॉडल, जो कि एक इंटरैक्टिव मॉडल है, और जनरली यहाँ पे बिजनेस क्लास कम्युनिकेशन की बात कही गई थी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ मोर देन अ सिंगल एक्ट, इट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट कंसिस्टिंग इन 5 phases लिंकिंग सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स या आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया गया था, जहाँ पे 5 फेज़ बताए थे कम्युनिकेशन के, जो कि एक सेंडर और रिसीवर को लिंक करती है, जोड़ती है। और वो 5 फेज़ क्या थे? आइडिया सबसे पहला, क्योंकि सेंडर जो है वो रियल वर्ल्ड से आइडिया लेता है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करता है अपने तरीके से, और उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, और किसी चैनल के थ्रू उसको रिसीवर तक पहुंचाता है, ताकि कम्युनिकेशन हो और उस मैसेज को समझा जाए, ठीक है। और फिर फीडबैक मिलता है रिसीवर के थ्रू, ताकि उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का क्या आउटकम निकला, क्या इफ़ेक्टिवनेस रहा, ये हम पता कर सकें। और फीडबैक को जो है की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच एनेबल्स टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है जब तक कि
दोनों पार्टीज यानी कि सेंडर और रिसीवर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर लेते। तो यहाँ का अगर इस थियल एंड मूवीज़ मॉडल को अगर हम बनाएं तो एक सिंपल मॉडल बनता है कि आइडिया मैसेज और चैनल के थ्रू शेयर हो रहा है रिसीवर को और फीडबैक मिल रहा है, दैट्स इट। बस यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट जो ऐड हुआ है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बस हर मॉडल में अलग हो गई है। इसके अलावा किस पर्पस से इस मॉडल को डेवलप किया गया था, तो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के पर्पस से इस मॉडल को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट इज अवर यूजीन्स मॉडल, यूजीन्स वाइट मॉडल जो है, और ये 1960s में दिया गया था। और ये जो मॉडल है इसको कम्युनिकेशन को यहाँ पे कंटिन्यूस बताया गया और सर्कुलर बताया गया विदाउट बिगनिंग और एंड। मतलब यहाँ पे बताया गया कि कम्युनिकेशन एक सर्कुलर मेथड है, प्रोसेस है जिसका कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फीडबैक का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा यूजीन्स वाइट मॉडल में 8 कंपोनेंट बताए गए हैं, 8 स्टेजेस बताए गए हैं कम्युनिकेशन के। कौन कौन से? थिंकिंग जो कि है डिज़ायर, फीलिंग, इमोशन विच प्रोवाइड्स ए स्पीकर अ स्टिमुलस टू कम्युनिकेट। मतलब वो कौन से डिज़ायर, फीलिंग, इमोशन है सेंडर के जो उसको कम्युनिकेट करवाती है, जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्बलाइजिंग। बिफोर मतलब जब बोलने से पहले सेंडर क्या करता है, अपने मन में एक रूपरेखा बनाता है कि कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है। वो जो कोडिंग है वो सिम्बलाइजिंग बताई गई है। देन एक्सप्रेशन, जब वो वोकली अपने बॉडी लैंग्वेज से लिख के बोल के जब बता रहा है, उस मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, तब वो एक्सप्रेशन हो रहा है। देन ट्रांसमिटिंग, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन में जो है वो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स की बात बताई गई है जिसके थ्रू जो है मैसेज जाता है। तो साउंड वेव्स का यहाँ पे स्पीड बताई गई है कि 1000 फीट पर सेकेंड, एंड लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड बताई गई है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, जिससे कि सेंडर और रिसीवर जो है एक दूसरे के थॉट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा 5th स्टेज जो है इस वाइट मॉडल का, यूजीन्स वाइट मॉडल का, वो है रिसीविंग। साउंड वेव्स या फिर लाइट वेव्स के थ्रू वो लिसनर जो है उसको इम्पल्स को रिसीव कर रहा है। तो पर्टिकुलरली हाँ डायनेमिक जो भी फेस टू फेस इंट्रैक्शन है उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे साउंड वेव यूज़ हुआ है। और इसमें बताया गया कि सबसे पहले लिसनर जो है, जो रिसीवर है, वो सुनता है अपने कानों से, नर्व इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू उसके ब्रेन में भेजती है वो सिग्नल्स को, लाइट आँखों में स्ट्राइक करती है तो उसके नॉन वर्बल जो भी इम्पल्सेस होते हैं वो लेती है और फिर उसे डिकोड करता है रिसीवर, और फिर उसे लिसनर को फीडबैक जो है वो देना होता है, चाहे वो अपने कैसे भी बिहेवियर से दे, वर्बल या नॉन वर्बल। तो जैसे कि हम वर्बली करते हैं, मुंडे हिलाते हैं, यस, नॉडिंग जिसको हम कहते हैं, स्माइल करते हैं, यॉन करते हैं अगर हमको नींद आ रही है तो, जैसे क्लास में बच्चे करते हैं यॉनिंग, और या फिर बिल्कुल रिएक्शन लेस रहते हैं, लाइक वाइवा में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब। और कोवर्ट बिहेवियर यानी कि जब बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, चाहे हार्ट बीट बढ़ जाए या पोकर फेस बना ले, हम किसी को देख के बहुत सड़ा मुंह बना ले, तो वो सब जो है वो पर्टिकुलरली कोवर्ट बिहेवियर के नाम से इस मॉडल में बताया गया है। और जो इसका लास्ट स्टेज बताया गया है वो है मॉनिटरिंग। तो वाइल स्पीकर वॉचेस फॉर द साइन एंड रिसेप्शन टू अंडरस्टैंड ऑफ हिज मैसेज अमंग लिसनर्स, मतलब मॉनिटर करता है जब सेंडर कोई मैसेज देता है किसी को। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लासरूम। टीचर जब पढ़ाता है तो वो हर किसी को देखता है, हर एक बच्चे पे ध्यान देता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो सबको मॉनिटर कर रहा है कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा मस्ती कर रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, ये सो रहा है, लाइक दैट। तो वो मॉनिटरिंग भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूजीन्स वाइट मॉडल में जो बताया गया है। देन एडवांटेजेस क्या है इस यूजीन्स मॉडल का? तो दिस मॉडल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फ्रॉम थिंकिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है, तो थिंकिंग से मॉनिटरिंग तक का पूरा सीक्वेंस इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और स्टार्ट एंड एंड बताया है, स्पीकर पे ही वो शुरू होता है, स्पीकर पे ही ख़त्म होता है। और यहाँ पे बताया गया कि कम्युनिकेशन एक रिपीटेटिव साइक्लिकल इवेंट है जो कि डायनेमिक है, और स्पीकर जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का ओरिजिनेटर है या फाउंडर माना गया है, और लिसनर को यहाँ पे पैसिव रिएक्टर माना गया है, ठीक है। तो इसकी अगर हम साइकिल बना के देखें, जो कि मैंने खुद
सारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स की मैंने ट्राई किए एक डायग्राम बनाने की, ताकि वो ईजिली याद रहे। इतने सारे मॉडल्स हैं कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट्स कर देते जब आप पढ़ने लगेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो यूजीन स्वाइट मॉडल जो है कि एक इंटरेक्टिव मॉडल है, वो स्टार्ट होता है थिंकिंग से, देन सिम्बलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैक एंड मॉनिटरिंग। देन द 9th मॉडल इज बार्नलून्स मॉडल, जो कि अगेन एक ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1970s में दिया गया था। और यहाँ पे जो इस मॉडल की खासियत थी वो ये थी, इंडिविजुअल्स आर साइमल्टेनियसली एंगेजिंग इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। मतलब साइमल्टेनियस इंटरेक्शन जो है वो बताया गया। ये थोड़ा सा मतलब अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन मॉडल भी माना जाता है। और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है या एडवांटेजेस क्या है? मॉडल शेयर अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये एक फील्ड बताता है सेंडर और रिसीवर के एक्सपीरियंस शेयरिंग में। टॉक्स अबाउट साइमल्टेनियसली मैसेज सेंडिंग, नॉइस एंड फीडबैक, मतलब ये बताता है कि मैसेज सेंडिंग, नॉइस और फीडबैक जो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है साथ साथ। और मोस्ट सिस्टमिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको माना जाता है। और डिसएडवांटेजेस इस मॉडल के क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं बार्नलून्स मॉडल के कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। सेंडर और रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द कोड, मतलब इसमें स्पेशल कोडिंग यूज़ होती है और कोड बुक इसके लिए मतलब यूज़ की जाती है जनरली। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को वो दोनों को कोडिंग आनी चाहिए। और ये इस मॉडल का डायग्राम है जो कि मैंने बुक से ही रेफ़र किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें प्राइवेट क्यूज़ है, मतलब प्राइवेट कोडिंग्स है, पब्लिक कोडिंग्स है, और नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज़ है, यानी कि मीन्स है कम्युनिकेशन के। और एक सर्कुलर प्रोसेस माना गया जिसका जो मिड सेक्शन होता है वो पर्सन होता है, एक साइड डिकोडर और एक साइड एनकोडर होता है। और इसमें 3 क्यूज़ इन्वॉल्व है, पर्सनल, पब्लिक और नॉन वर्बल या बिहेवियरल क्यूज़ इस पर्टिकुलर मॉडल में। देन डांस मॉडल या हेलिकल स्पाइरल मॉडल, जो कि मॉर्टेनसन ने और डांस ने दिया था 1967 में। और यहाँ पे डांस मॉडल और हेलिकल मॉडल में कम्युनिकेशन को एक डायनेमिक प्रोसेस बताया गया है। और यहाँ पे इस मॉडल में बताया गया कि हेलिक्स रिप्रेजेंट द वे ऑफ कम्युनिकेशन इवॉल्व्स इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज बर्थ टू एग्जिस्टिंग मोमेंट। ऐसा मॉर्टेसन ने बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के बर्थ के टाइम से जो है वो डेवलप होना चालू होती है, और वो एग्जिस्टिंग मोमेंट जहाँ भी जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आप हैं वहाँ तक वो वहाँ बर्थ के टाइम से डेवलप हो रही है। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुका नहीं है। इसके अलावा डांस ने बताया, जो 2 लोग थे मॉर्टेसन एंड डांस, तो डांस ने बताया एट एनी all times helic gives geometrical testimony to the concept of communication while moving forward is the same as moving back and being affected by the past behavior। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया गया डांस मॉडल में कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक ज्योमेट्रिकल टेस्टिमोनी की तरह है, जो कि जितना आगे जाता है उतना पीछे भी रहता है। तो इसीलिए हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है सोशली अगर हम देखें, तो हम जो इंसान हमसे जैसा बात करता है वैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस किसी इंडिविजुअल को लेके अच्छा नहीं रहा है पास्ट में, तो उसका फ्यूचर जो कम्युनिकेशन होगा वो भी उस तरीके से इम्पैक्ट होगा। ये चीज़ इस मॉडल से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा डांस ने बताया कि कमिंग कर्व ऑफ हेलिक्स इज़ फंडामेंटली अफेक्टेड बाय द कर्व फ्रॉम विच इट इमर्जेस। मतलब जो आपका फंडामेंटल कम्युनिकेशन का तरीका है या आप प्रेजेंटली आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये आपके फर्स्ट कर्व से यानी कि इनिशियल स्टेजेस से डिपेंड करता है। ये आपका थ्रू पेरेंटिंग लाइफस्टाइल आप किन लोगों के बीच में रहे हैं वो, और उस पर्टिकुलर पर्सन से जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका आपका पास्ट इंट्रैक्शन कैसा रहा है, उन सब से जो है ये मॉडल अफेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है। ऐसा इस डांस और हेलिकल मॉडल में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये हेलिक्स की तरह डायग्राम बन रहा है। दैट इज़ हेलिक्स कम्युनिकेशन इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड येट ऑलवेज डिपेंड टू सम डिग्री अपॉन द पास्ट विच इन्फॉर्म्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बताता है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को गाइड कर सकता है।
आज अगर आपसे किसी का फर्स्ट इंटरेक्शन है, आज जैसा कम्युनिकेशन रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि आगे आप उस इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। और कम्युनिकेशन को एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज अवर वेस्टलीज एंड मैकलीन्स कंसेप्चुअल मॉडल विच वॉज गिवन इन 1957। और यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट हैं कम्युनिकेशन के, वो हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बिगिंस ओनली व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम सराउंडिंग। तो यहाँ पे ऐसा माना गया है कि कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट होता है जब आपके सराउंडिंग से आपको कोई सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि इस मॉडल को यूज़ करके जो सोशल मीडिया या फिर बोलना चाहिए न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं मॉडल कैसा है। तो यहाँ पे न्यूज़ है, आर्टिकल है, इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी मीन्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, वो है X1, X2, X3 और XN नंबर तक वो हो सकता है। तो वो क्लाइंट्स तक आते हैं, साथ ही साथ गेट कीपर तक जाते हैं। गेट कीपर क्या है? गेट कीपर डिसाइड करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी और कितनी आप तक पहुंचनी चाहिए, जो कि हमारे लिए न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, क्योंकि हम न्यूज़ को, पेपर्स को रीड करके ही इन्फॉर्मेशन को लेते हैं अपने सराउंडिंग्स की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट को डायरेक्टली भी मिल सकती है और या थ्रू गेट कीपर भी मिल सकती है। तो ये दोनों को वो जो प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी और फिर जो है रीडर और ऑडियंस तक पहुँचेगी, जो कि अगेन फीडबैक के तौर पे अगर हम देखें तो रीडर और ऑडियंस जो है इस इंफॉर्मेशन पे कैसे रिएक्ट करती है वो डिटरमाइन होगा, और गेट कीपर उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं वो देखती है। अगर किसी न्यूज़ चैनल ने टॉम एंड जेरी की न्यूज़ दी सपोज फॉर एग्जांपल, और देखा कि उनका टीआरपी जो है, उनके जो व्यूज़ हैं वो कम हो गए, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से टॉम एंड जेरी की ना देके मे बी पोकेमॉन और बेन 10 की न्यूज़ देंगे ताकि उनके टीआरपी बढ़ जाए। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि गेट कीपर जो है वो डिटरमाइन करेगा ऑडियंस के बेसिस पे। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस मॉडल में ये भी देखा गया कि गेट कीपर जो है वो डिटरमाइन करेगा, वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है कि क्लाइंट से या इन्फॉर्मेशन, जो रियल इन्फॉर्मेशन है उससे कितनी इन्फॉर्मेशन, कौन सा पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडियंस या रीडर तक पहुंचना चाहिए। तो हमको क्या पता होता है, सपोज़ कुछ भी न्यूज़ चल रही है, ठीक है, तो हमें कितना पता होता है जितना न्यूज़ चैनल में दिखाता है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर मौका वारदात में नहीं थे या हमें नहीं पता कि रियलिटी क्या है। हम सोचते हैं जो न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, जो न्यूज़पेपर में लिख के आ रहा है वही ओरिजिनल न्यूज़ है, बट वहाँ पे ये जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर से, ये हमारे गेट कीपर्स हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट मॉडल है हमारा बेकर्स मोसाइक मॉडल, जो कि 1968 में दिया गया था। तो आई होप मोसाइक का मतलब आप सबको पता होगा। मोसाइक जो है, जैसे कि हम अगर सबसे इजी और कॉमन एग्जांपल देखें इसको समझने का, तो हमारे घर में जो फर्श बिछती है जिसमें बहुत सारे कलरफुल दाने लगे होते हैं, पहले ज़्यादा ये कॉमनली यूज़ होता था जब टाइल्स नहीं हुआ करती थी, तो वो मोसाइक डिज़ाइन बोली जाती है, जहाँ पे मल्टीपल कलर और मल्टीपल जो पीसेस हैं स्मॉल स्टोन्स के या ग्लास के, वो जो है उसको कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही अरेंजमेंट जो है इस कम्युनिकेशन मॉडल का बताया गया है। तो बेकर्स जिन्होंने ये मॉडल दिया था, ही अज्यूम्स दैट कम्युनिकेटिव एक्ट्स लिंक मैसेज एलिमेंट्स फ्रॉम मोर देन वन सोशल सिचुएशन, और रिसीवर जो है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेटिव इवेंट को डिटरमाइन करता है और मूव्स थ्रू अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्यूब ऑफ मोसाइक ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो एक क्लासरूम की बात करते हैं। एक लेक्चर जो होता है मिनिमम 45 मिनट्स का होता है, स्कूल्स में मे बी कम होता होगा अगर, बट मिनिमम एक लेक्चर 45 मिनट्स का होता है। तो उस पूरे 45 मिनट में जो सोर्स है, सोर्स हमारा हो गया टीचर, रिसीवर हो गए हमारे स्टूडेंट्स। तो उस 45 मिनट्स में उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसने ये पर्टिकुलर सेक्शन से एक बात उठाई, ये पर्टिकुलर सेक्शन से एक बात उठाई, ये पर्टिकुलर सेक्शन से एक बात उठाई, यानी कि उस पूरे 45 मिनट्स ऑफ कम्युनिकेशन में उसने कुछ 10 जो चीज़ें हैं 10 फैक्ट सीखे सपोज,
तो वो मोसाइक मॉडल को डिटरमाइन करते हैं। मे बी किसी का इंटरेस्ट हो केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उसने हो सकता है केमिस्ट्री की क्लास से 10 पॉइंट सीखे हो। किसी का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो उसने केमिस्ट्री क्लास में 2 ही पॉइंट सीखे हो। तो ये जो है बेकर मोसाइक मॉडल में बताता है कि जो एलिमेंट है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो सोशल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बहुत डायनेमिक है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा थियोडोरे एम न्यूकॉम मॉडल, जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट थे एक, जिन्होंने अपना मॉडल दिया था 24 जुलाई 1903 में। और 50 years serve for the improvement of human motivation, perception and learning to shape the deep understanding of social process। जो थियोडोरे थे उन्होंने अपना 50 साल जीवन का जो है ह्यूमन मोटिवेशन, परसेप्शन और लर्निंग को समझने में और समझाने में लगा दिया, और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या था उसमें। और उन्होंने फिर एक सिस्टम बनाया ABX सिस्टम, जिसको न्यूकॉम्स मॉडल भी कहते हैं। तो सोशली अप्रूव्ड मॉडल या सोशल अप्रोच वाला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको माना जाता है। और इस मॉडल का पर्पस क्या था? थियोडोरे एक्सप्लेन्स रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सोशल रिलेशनशिप और सोसाइटी टू मेंटेन अ सोशल इक्विलिब्रियम इन अ सोशल सिस्टम। मतलब इस पर्टिकुलर थियोडोरे मॉडल में ये बताया गया कि हम सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सोशली कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और डज नॉट इंक्लूड मैसेज एज अ सेपरेट एंटिटी इन द फिगर। और इसीलिए इनका जो ABX सिस्टम था, इसमें मैसेज को, चैनल को कोई सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं बताया गया। तो यहाँ पे बस बताया गया कि A, B और X, तो A है सेंडर, B है रिसीवर, और X जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए वो लोग दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल, जो कि लियोन फेस्टिंजर ने दिया था। देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू सीक कंसिस्टेंसी अमॉन्ग देयर कॉग्निशन। मतलब कॉग्निशन जो है आपका बिलीफ, आपका अटेंशन, आपका ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसिस्टेंटली जो है वो गाइड करती है ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर कोई सपोज़ अगर कोई किसी धर्म के बारे में बात कर रहा है, मुझे नहीं बात करनी, मेरा ओपिनियन है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो मुझे उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, तो मेरी कंसिस्टेंसी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी उस कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड और बिहेवियर, डिसोनेंस जिसको हम कहेंगे, समथिंग मस्ट चेंज टू एलिमिनेट द डिसोनेंस। और इसीलिए ये डिसोनेंस को दूर करना, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को ख़त्म करना जो है, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा इस कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल में लियोन फेस्टिंजर ने जो है वो बताया है। इसके बाद हमारा मॉडल है ड्यूइस्ट एंड बेटसन फंक्शनल मॉडल, जो कि 1951 में दिया गया था। और यहाँ पे बताया कम्युनिकेशन इज़ अ फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली एट अ 4 लेवल ऑफ एनालिसिस। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये 4 लेवल ऑफ एनालिसिस में काम करता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है इंट्रापर्सनल प्रोसेस, जो आप खुद से करते हो। सेकेंड है आपका इंटरपर्सनल, जहाँ पे 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। देन थर्ड लेवल जो है आपका ग्रुप इंटरेक्शन, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। और 4 है आपका कल्चरल या सोशल लेवल, मास लेवल पे जब आप बात करते हैं तब। तो इसका यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। इंटरपर्सनल में कोई इंटरेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, सिंगल एंटिटी है, यानी कि आप जब खुद से बात करते हो। देन इंटरपर्सनल 2 एंटिटी, ये जो रेड डॉट्स है ये आपकी एंटिटीज़ हैं। फिर ग्रुप इंटरेक्शन, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हैं। और कल्चर, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी जो क्रॉस बना हुआ है, एक सर्कल और क्रॉस है, तो यहाँ पे जो एंटिटीज़ हैं, ये पर्टिकुलरली RC, मतलब जो कल्चरल लेवल है, वहाँ पे आपका रिसीवर, सेंडर, इवैल्यूएशन, जो भी मैसेज भेजा जा रहा है वो, और कम्युनिकेशन या चैनल किस मीडियम से भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है। जैसा कि सपोज़ एक पॉलिटिकल पर्सन है, वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको बहुत सारे रिसीवर लेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे अपोजिशन वाले, और उस पर्टिकुलर चैनल, जिस भी चैनल से वो दे रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया जो आजकल केसेस होते हैं कि इसने ये कमेंट कर दिया, उसने ये कमेंट कर दिया, ये सब एक कॉमन एग्जांपल है इस पर्टिकुलर मॉडल को समझने का।
देन है डक्स रिलेशनशिप फिल्टरिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो पीपल कंसीडर डिफरेंट क्यूज या हिंट्स इन सीक्वेंस एज दे गेट टू नो समवन। दे आर सेट ऑफ फिल्टर्स विच हेल्प्स अस टू चूज रिलेशनशिप वी विश। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कोई रिलेशनशिप को हम लोग बहुत सारे क्यूज़ या बहुत सारे हिंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपने रिलेशनशिप को है जो डिटरमाइन करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल या इंसिडेंटल क्यूज़, मतलब अगर कोई सोशली वेल बिहेव नहीं कर रहा है तो हम प्रिवेंट करेंगे कि अरे इससे थोड़ा सा कम बात करें उस पर्टिकुलर इंसान से। ये सबका अपना प्रेफरेंस हो सकता है। देन प्री इंट्रैक्शन, मतलब पहले उस पर्टिकुलर इंसान के साथ कैसा इंट्रैक्शन रहा है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसके साथ कैसा कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। देन इंटरेक्टिव, कितना अच्छा से उसका इंट्रैक्शन स्किल है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सब भी डिटरमाइन करेगा कि आपको वो कैसी वाइब्स दे रहा है। तो आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको उससे कम्युनिकेट करना है या नहीं करना है। देन है कॉग्निटिव क्यूज़, आपके बिलीफ, ओपिनियन, अटेंशन उससे मैच होते हैं या नहीं। इसके बेसिस पे भी जो है आप डिटरमाइन करेंगे कैसा रिलेशनशिप जो है कम्युनिकेशन के लिए वो होगा। तो ये था डक्स रिलेशनशिप फिल्टरिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इलाबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल, जो कि रिचर्ड ई पेटी एंड जॉन टी कैसियोपो ने दिया था 1980s में। और परसुएशन इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विथ आवर डेली लाइफ। तो परसुएशन को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है और ये बताया गया कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा डे टू डे लाइफ का। ईच एंड एवरी मैसेज इज अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ परसुएशन इन 2 ways। और परसुएशन 2 तरीके से होती है। कोई भी मैसेज आप देते हैं, सेंडर और रिसीवर अगर मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका परसुएशन सेंट्रल या पेरिफेरल तरीके से हो सकता है। सेंट्रल परसुएशन क्या है? नीड्स अ थॉटफुल कंसिडरेशन इन मैसेज, needs more involvement by reader or viewer, और receiver analyze and think message in a every possible angle। मतलब जब central persuasion है तो वहाँ पे जो receiver है उसकी responsibility ज़्यादा है, वो सारे messages को thoughtful consider करे, उसमें ज़्यादा involve होए और उसको analyze करे। then peripheral persuasion में क्या होगा? not analyzed cognitively, उसको cognitively analyze ना करे। रिसीवर जो है वो श्योर नहीं होता है उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को लेके कि हाँ वो एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रल जैसा है, और या फिर वो एबल नहीं होता उस मैसेज को एलाबोरेट करने की। जैसा अगर हम सेंट्रल परसुएशन देखें फॉर एग्जांपल, तो जैसे अब बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब में जो कि दिखाते हैं कि यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। तो वहाँ पे आप सेंट्रल परसुएशन देख सकते हैं। जो क्वेश्चन सुनता है, जो आईएएस पीसीएस का कैंडिडेट होता है, जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, वो थॉट को बहुत अच्छे से सुनता है, क्वेश्चन को थॉटफुल कंसिडरेशन करता है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और फिर उसको एनालाइज करके आंसर देता है। तभी उसका वाइवा जो है या उसका जो इंटरव्यू जो है वो एक्सेल कर पाता है। पेरिफेरल परसुएशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो क्लासरूम में ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं वो कॉग्निटिवली टीचर को एनालाइज करें, वो नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है टीचर जो पढ़ा रहा है वो उससे एग्री करे या नहीं करे, दे आर लाइक न्यूट्रल, मतलब वो एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी एग्री कर सकते हैं। और वो जो है एलाबोरेट नहीं कर पाते हैं मैसेजेस को। अगर छोटी क्लासेस में हम देखें तो बच्चे ये नहीं बहुत अच्छे से मैसेज जो टीचर पढ़ा कर गए हैं उसको एलाबोरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये पेरिफेरल परसुएशन का एग्जांपल है। तो एलाबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल में ये 2 कंसेप्ट जो है वो बताए गए हैं। देन जैसा कि हमने देखा था अभी गेट कीपिंग थ्योरी, तो गेट कीपिंग थ्योरी जो थी वो कर्ट लुईन ने दी थी, मतलब जो गेट कीपिंग वर्ड है वो उन्होंने कॉइन किया था। और गेट कीपर जो है वो डिसाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन कितने ग्रुप इंडिविजुअल तक जानी चाहिए और कैसी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। और गेट कीपिंग जो है वो ऐसा तरीका है जो ब्लॉक करता है अनवांटेड यूजलेस थिंग बाय यूजिंग अ गेट, ठीक है। और इसका यूज़ जो है फर्स्ट वाइडली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला यूज़ गेट कीपिंग के लिए किया गया था। और लेटर ऑक्यूपाइज द कम्युनिकेशन एंड एसेंशियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी थी जो कि फिर कम्युनिकेशन में आई और अब तक कम्युनिकेशन में जो है गेट कीपिंग को यूज़ किया जाता है एक एसेंशियल थ्योरी की तरह। द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्ड बहुत बार आया है। तो
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो ऐसा कम्युनिकेशन जो आप बोल के या लिख के नहीं बताते, आप अपने इमोशन से, आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से जो दिखाते हो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और ऐसा माना जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन में 95 और मोर देन 95% जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डोमिनेंट होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्राइमरी कम्युनिकेशन है, और इमोशन और एटीट्यूड से सिर्फ आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स, और सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है, किसके लिए? कॉन्ट्राडिक्ट, एम्फेसिस और रेगुलेट वर्बल, मतलब जो आप वर्बल मैसेज दे रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब सपोज़ हम रो रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, लाइक हम कोई बहुत अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं पर हम रो के दे रहे हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं मेरे बिहेवियर को। या अगर मुझे किसी का गिफ्ट बहुत पसंद आया बट हम बहुत गंदा सा मुंह बना कर उसे बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छा गिफ्ट है, तो ही और शी विल बी लाइक कि अरे इसको गिफ्ट शायद पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारा सब्स्टिट्यूट की तरह भी काम करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफन एम्बिग्यूअस एंड कल्चरली बाउंड, वेरीज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कल्चर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कल्चर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ एम्बिग्यूअस भी हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब उसका रिएक्शन को कंक्लूड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कल्चरल के बेसिस पे कैसे कि जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हम नमस्ते करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फॉरेन में मे बी गले लगना या हाथ मिलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल बाउंडेशन भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हो सकती है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस होता है और ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, मतलब ये हमेशा चलता रहता है कम्युनिकेशन के साथ साथ और ज़्यादा रिलायबल है। मतलब हम एक इंसान के एक्सप्रेशन को देख के और जो वो बोल रहा है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छे से बोल रहा है, ये बुरे से बोल रहा है, ये खुश होके बोल रहा है, ये दुखी है, ये हम उसके नॉन वर्बल तरीक़ों से ही पता लगाते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो मीन्स होते हैं वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंडिया में अगर मुंडी हिलाते हैं तो उसका मतलब होता है हाँ, पर किसी और जगह ज़रूरी नहीं कि जैसा मुंडी हिलाया जाए वो हाँ ही हो, कई जगह ना भी हो सकता है, ठीक है। फिर अलग अलग बिलीफ पे अलग अलग वॉइस टोन, हेड शेक्स, हैंड फिंगर मूवमेंट, ये सब जो है वो डिपेंड करती है कि आप क्या सिग्निफाई कर रहे हो, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कभी भी यूनिवर्सल या एक जैसा नहीं हो सकता है सबके लिए। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या लीकेज होते हैं? occurs when a person verbalizes one thing but their body language indicates another। मतलब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है जिसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जनरली बच्चों के वाइवा में या फिर मतलब हम लोग जब नर्वस होते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू देने गए हैं, बहुत नर्वस है, तो हम क्या करेंगे, अपना पैर हिलाएंगे या फिर हम कंटिन्यूसली जो है वो स्वेट करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का नॉन वर्बल बिहेवियर लीकेज हो सकता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी वजह से हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और सिग्निफाई कर रही है और हम बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ओरिजिन है वो 1968 में लिटरेचर से हुई थी, लीडिंग टू मैनी सब्सिक्वेंट स्टडीज ऑन द टॉपिक थ्रू आउट 1960, इंक्लूडिंग मल्टीपल स्टडीज़ बाय एरन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन, जो कि आज तक चलती आ रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। होप you like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.